हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम कर रहे हैं इसका क भाग यानी कि परिवार। और पिछले वीडियोस में हमने बात की थी पारिवारिक क्रियाकलापों की और पारिवारिक जीवन चक्र की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवार में आपसी संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर्स में, और आज हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे फैमिली के रेफरेंस में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि आपका जो एक्टिव टाइम है यानी सक्रिय समय है वो 70% टाइम आपका किस में बीतता है? कम्युनिकेशन में यानी कि बातचीत में। फिर वो बातचीत किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वर्बल है या नॉन वर्बल है। देखिए, जब सुबह आप उठते हैं तो आपको कौन उठाता है? या तो आपको अलार्म क्लॉक उठाती है, या आपकी मम्मी पापा बड़े भाई बहन परिवार का कोई सदस्य है कि उठो, लेट हो गई है, आपको स्कूल जाना है। तो वहीं से आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, है ना, और धीरे धीरे करके आपका ये जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपकी जो प्रेयर असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, वहाँ से लेकर आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके प्रधानाचार्य यानी कि जो आपके प्रिंसिपल हैं, वहाँ से बातचीत करने, फिर आपके सीखने के सारे एक्सपीरियंस, औपचारिक अनौपचारिक बातचीत शामिल होती है। मैंने आपको बताया ना 70% टाइम कम्युनिकेशन में निकलता है। तो ये सब तरीके से हम स्कूल में कम्युनिकेट करते हैं। स्कूल में हम औपचारिक बातचीत भी करते हैं, अनौपचारिक भी करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जब हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, उस बातचीत को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक। और जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक बातचीत यानी कि इनफॉर्मल। विभिन्न परिवेशों में प्रभावी रूप से संप्रेषण की योग्यता खुशहाल और उत्पादक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक बात बताई थी कि एक अच्छा जो कम्युनिकेटर है, एक अच्छा संप्रेषक है, वो अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की आधी लड़ाई तो यूं ही जीत जाता है अगर वो एक अच्छा संप्रेषक है। तो जो प्रभावी रूप से संप्रेषण की अगर हमारे अंदर योग्यता होती है, हमारे अंदर एक टैलेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो जो हमारा जीवन है वो खुशहाल होता है, उत्पादक होता है यानी कि प्रोडक्टिव होता है। तो ये स्किल हमारे खुशहाल और उत्पादक जीवन जीने के लिए कंपल्सरी है यानी कि अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था ये स्किल दो रूप में होती है, हमारे अंदर होती है, नहीं तो हम इसे सीख भी सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम घर पर होते हैं तब क्या होता है? हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं, माता पिता से, भाई बहन से, दादा दादी से, पड़ोसियों से, घर में अगर कोई काम करने आ रहा है, उन सब से हम अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। तो पूरा का पूरा टाइम हमारा किस में निकल रहा है? संप्रेषण में यानी कि कम्युनिकेशन में। इस प्रकार जो पारिवारिक संप्रेषण है परिवार के सदस्यों के बीच शाब्दिक और गैर शाब्दिक सूचना जानकारी के आदान प्रदान का तरीका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संप्रेषण का आशय केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं है बल्कि लेना भी है। तो सूचना का आदान और प्रदान दोनों ही इसमें शामिल है। एक ही घर में रहने वाले संबंधित सदस्यों के समूह में समय के साथ ये पारस्परिक क्रियाएं विकसित होती हैं। देखिए, जब हम एक ही फैमिली में रह रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होता ही रहता है। तो अगर हमसे आपसी संप्रेषण की, परिवार में जो आपसी संप्रेषण है उसका अर्थ या परिभाषा पूछे जाए तो हम उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे कि परिवार में जो आपसी संप्रेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, सरोकारों को एक दूसरे के साथ बांटने और सामाजिक और भावात्मक सहायता प्रदान करने के योग्य बनाता है। देखिए, हम फैमिली में किसी की केयर कर रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे? हम उसे बोलकर बताएंगे, एक्सप्रेस करके बताएंगे, शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप में। हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी दूसरे के लिए क्या भावना है, इन सब को हम कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के द्वारा ही बताते हैं। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा या परिवार के बाकी सदस्यों को कैसे पता चलेगा कि इच्छाएं, आवश्यकताएं, आपस में जो संबंध है, केयर है, वो कैसे है? हम बताते हैं ना कि
कि परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होती है तो हम उसे अपनी केयर, अपनी कंसर्न शो करते हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें खाना अच्छे से खाना चाहिए, या क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली, या मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर अपना समय बिताओ। बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं जिससे हम अपनी इच्छा, आवश्यकता और सरोकारों को, यानी हम अपने कंसर्न्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स को शो करते हैं। इसलिए परिवार में जो आपसी बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह एकता के सूत्र में बांधने वाला तत्व है। देखिए, फैमिली की यूनिटी के लिए, फैमिली की एकता के लिए कम्युनिकेशन यानी कि आपसी संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पर सदस्यों को इतना समय भी नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर सकें, तो वहां पर संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होता है। परिवार के सदस्यों के लिए जब समय नहीं होता तो वहां संबंध भी खराब होने लगते हैं। इसलिए बोलने और सुनने के व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं क्या, ये जो एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्व यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण में दूसरे क्या सोचते और अनुभव करते हैं, इसके प्रति ध्यान देने की क्षमता भी शामिल है। देखिए, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरे क्या सोच रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके प्रति भी हमें ध्यान देने की एबिलिटी अपने अंदर लानी है। इसी को हम कहते हैं परिवार का आपसी संप्रेषण। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो संप्रेषण का महत्वपूर्ण भाग है वो केवल बात करना नहीं है, बल्कि दूसरे क्या कह रहे हैं उसे सुनना भी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों की बातों को सुने ही नहीं, उन्हें महसूस भी करें और उन पर ध्यान भी दें। परस्पर बातचीत के द्वारा परिवार के सदस्य कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई बार फैमिली के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, विकट परिस्थितियों से हमारा परिवार गुजरता है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य बैठकर बातचीत करें, समस्याओं को हल करें, सलाह मशवरा करें, अपना सुझाव दें और अच्छे ढंग से निर्णय लें बैठकर, तो कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो उसका समाधान चुटकियों में निकल जाता है। अगर परिवार के बीच में आपसी संप्रेषण अच्छा है तो स्पष्ट और निष्कपट संप्रेषण ऐसा माहौल बनाता है। अभी हम बात करेंगे कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जहां पर स्पष्ट यानी कि क्लियर होता है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है, वहां पर परिवार के सदस्य अपना विरोध और एक दूसरे के लिए प्रेम और सराहना को व्यक्त कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को किसी की बात अच्छी नहीं लग रही वो भी बता सकते हैं, किसी की बात अच्छी लग रही है वो बता सकते हैं, किसी के प्रति मन में प्रेम है वो बता सकते हैं। कहाँ पर? जहां पर क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या है क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन? देखिए, कम्युनिकेशन की 4 शैलियां हैं, 4 स्टाइल्स हैं, 4 स्टाइल्स हैं। कौन कौन सी? उनमें सबसे पहले नंबर पे है स्पष्ट और प्रत्यक्ष संप्रेषण, क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखिए, ये सबसे अच्छा संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है? ये तब होता है जब कोई बात परिवार के उपयुक्त सदस्य से सरल और प्रत्यक्ष रूप में कही जाती है। कहने का आशय ये है कि जिस सदस्य को बात कहनी है हम उसी को कह रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं, छुपा के नहीं कह रहे हैं, किसी कमेंट में नहीं कह रहे हैं, हम डायरेक्ट उसे सरल तरीके से उसी सदस्य को बात कह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पष्ट और प्रत्यक्ष संप्रेषण। इस शैली के संप्रेषण का एक उदाहरण है। देखिए, एक से हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक पिता है, वो अपने बेटे को कुछ कहना चाहता है। उसके बेटे को उसने कुछ कार्य बोला, बेटे ने कार्य पूरा नहीं किया तो पिता निराश है। अब पिता किसी और से ना कहकर बेटे को डायरेक्ट कह रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रत्यक्ष संप्रेषण। और बात को घुमा फिरा के नहीं कह रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पष्ट संप्रेषण। तो क्या कह रहा है पिता कि बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ कि आज तुम अपनी दादी को डॉक्टर के पास ले जाना भूल गए।
बेटे को एक काम सौंपा गया था पिता के द्वारा कि आज आपको आपकी दादी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हो सकता है किसी कारणवश या तो बेटा भूल गया है या वो बिजी था या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अपनी दादी माँ को नहीं ले जा पाया और पिता ने उसे इनडायरेक्ट कहने के बजाय डायरेक्टली कह दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले गए या ले जाना भूल गए। इसे हम कहते हैं क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद है स्पष्ट और अप्रत्यक्ष संप्रेषण। देखिए इस शैली में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो है तो बिल्कुल क्लियर लेकिन वो इनडायरेक्ट है यानी कि अप्रत्यक्ष है। इसे भी हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को लक्षित नहीं होता जिसके लिए यह कहा जाता है, यानी जिसे हम कहना चाह रहे हैं उसे हम डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट कहते हैं। कैसे कि जब वो बच्चा जो है, जो पुत्र है जिसका भी अभी हमने बात की थी, वो अपनी दादी को नहीं लेके गया, अब पिता उसे क्या कह रहे हैं कि जब लोग अपना कार्य करना भूल जाते हैं तब बहुत दुख होता है। यानी अब कहा तो बेटे के लिए ही जा रहा है कि तुम अपनी दादी माँ को नहीं लेके गए इसलिए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन उसे इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि लोग अपना कार्य करना भूल जाते हैं तो दुख होता है। पिता कि मन में ये भाव है कि ये बात बेटे तक पहुंचे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उसे समझे कि ये पापा मुझे कह रहे हैं या मेरे लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि बेटा समझ जाए कि पापा मुझ पे कमेंट पास कर रहे हैं या इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि बेटा बिल्कुल ही नहीं समझे। तो इस संदेश में क्या हो सकता है कि दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष संप्रेषण। प्रच्छन्न यानी कि छिपा हुआ यानी कि मास्क्ड, है ना, और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, संदेश जो होता है वो क्लियर होता है ना, सॉरी क्लियर नहीं होता, अस्पष्ट होता है, लेकिन परिवार के उपयुक्त सदस्य को लक्षित होता है। यानी अब क्या होगा कि जिसको कहना है कहा तो उसी को जाएगा, लेकिन उसे छुपा के किसी दूसरी लैंग्वेज में और डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा। जैसे अब हम उसी एग्जाम्पल को बार बार ले रहे हैं कि अगर ये शैली अपनाई जाती है तो अब वो पिता अपने पुत्र को क्या कहेगा कि बेटा अब लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जैसा कि पहले देते थे। अब वो कह तो बेटे को रहा है लेकिन बात को क्लियर नहीं कह रहा, बात को छुपा के कह रहा है। पिता के कहने का आशय तो यही है कि तुम दादी माँ को लेके नहीं गए, लेकिन पिता डायरेक्टली ना कह के क्या कह रहा है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते कि जितना पहले देते थे। उसके बाद जो चौथा स्टाइल है वो है प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष, यानी कि हम बात को छुपा कर कहेंगे, क्लियर नहीं कहेंगे और डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। मास्क्ड एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये कब होता है, जब जो मैसेज है वो भी क्लियर नहीं है और जिसको कहना है यानी लक्षित प्राप्त करता, लक्षित से यहाँ आशय क्या है, जो हमारा लक्ष्य है जिसे हमें बात कहनी है, वो दोनों ही क्लियर होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष संप्रेषण। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि परिवार में जो आपसे संप्रेषण है उसकी 4 शैलियाँ कौन कौन सी हैं, आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो आप अपने नोट्स में ये लिख लीजिए। देखिए जो खराब पारिवारिक संबंध होते हैं उसमें ये वाली शैली अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि परिवार में संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं कि डायरेक्ट किसी को कोई बात कही जाए, है ना, हो सकता है डायरेक्ट कहने से वहाँ झगड़े बढ़ जाएं, इसलिए बात भी क्लियर नहीं कही जाती और डायरेक्ट भी नहीं कह के इनडायरेक्ट कही जाती है। तो अगर हम वही उदाहरण लें पिता और पुत्र का, तब पिता क्या कहेगा कि आज के जो युवक हैं बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार हैं। देखिए यहाँ पिता डायरेक्ट बच्चे को नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट कह रहा है और अपना मैसेज भी क्लियर कन्वे नहीं कर रहा है कि तुम दादी माँ को नहीं लेके गए, वो उसे भी इनडायरेक्ट कह रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो गैर जिम्मेदार है, वो आलसी है। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि बच्चा समझ जाए कि पापा मुझे कह रहे हैं और ये लाइन किस लिए कही जा रही है, क्योंकि मैं दादी को लेके नहीं गया। और हो सकता है बच्चा समझ भी जाए, हो सकता है नहीं भी समझे, इसमें दोनों ही स्थितियां हो सकती है। और यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है
कि जो संप्रेषण की शैलियां हैं संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। तो देखिए बच्चों, क्योंकि अभी हमने जो उदाहरण लिया था तो प्रत्यक्ष और जो मुक्त संप्रेषण है ये हमारे वेस्टर्न कल्चर में अधिक ग्राह्य होता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वहाँ पर हम अपने बड़ों को डायरेक्ट कुछ भी और स्पष्ट नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हमारे बड़े एक अनादर का भाव समझते हैं। बड़े तो छोटों को कह देते हैं, लेकिन छोटे बड़ों को डायरेक्ट और क्लियर नहीं कह सकते और ना ही कह पाते हैं। तथापि जो भारतीय परिवार की पदानुक्रमिक संरचना है उसमें अप्रत्यक्ष संवाद को प्रत्यक्ष संप्रेषण की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है और अधिक महत्व दिया जाता है, जिसकी मैंने अभी अभी बात की थी। क्योंकि बड़े व्यक्तियों के साथ जो प्रत्यक्ष संवाद है उसे अनादर के रूप में ले लिया जाता है। अगर कोई पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है और पुत्र ने पिता को या दादाजी को इसी शैली में जवाब दिया या इसी शैली में कुछ कहा, तो जो पिता है और दादा है वो उसे अपने अनादर के रूप में ले सकते हैं, वो इसे डिसरिस्पेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं और परिवार का माहौल ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये थी हमारी परिवार में आपसे संप्रेषण की 4 शैलियाँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि परिवार में जो आपसे संप्रेषण है उसको प्रभावशाली रखने के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।